हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम पॉलिटी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन नीति आयोग, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और एमसीक्यू ऑन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन दोनों टॉपिक पे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ काफ़ी सारे फैक्ट हैं, उनके रेजिग्नेशन से लेके अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट सबमिट, इनकी सैलरी से लेके वो सारी बातों को भी यहाँ पर एक एक करके हम कवर करेंगे। वीडियो के दौरान बीच में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमको कमेंट में करेंगे। और आप लोगों से मैं यही बोलूंगी, हमेशा की तरह कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे आपने हेडिंग डाल दी नीति आयोग और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट कर लिए। वैसे ही आपने हेडिंग डाल दी यूपीएससी, जहां पर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन तीनों पर चर्चा करने वाले हैं, तो उस पर आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए। अच्छा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे पीडीएफ अवेलेबल होगी, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं नीति आयोग से, और फिर हम यूपीएससी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नीति आयोग के बारे में बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया था। नीति आयोग को 2015 में बनाया गया था, जो कि रिप्लेसमेंट है प्लानिंग कमीशन का। नीति आयोग में एक चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मतलब अभी जो चेयरमैन पहले और प्रेजेंट दोनों जो चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी हैं। चेयरमैन के बाद एक वाइस चेयरमैन होता है, जिसको नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर करते हैं। वाइस चेयरमैन के बाद एक सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जिसको नॉमिनेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा नीति आयोग में कुछ फुल टाइम मेंबर, कुछ पार्ट टाइम मेंबर और कुछ एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिसो मेंबर की संख्या 4 होती है, पार्ट टाइम मेंबर 2 हैं, और फुल टाइम मेंबर सीईओ को मिला के जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब बात करते हैं गवर्निंग काउंसिल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था। वहीं अगर आपका नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग जो है वो बॉटम से टॉप अप्रोच पे काम करता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारी यूनियन टेरिटरी के जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो सभी लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। तो ये हमारी गवर्निंग काउंसिल कहलाती है। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल के अलावा होती है एक रीजनल काउंसिल। किसी एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा राज्य, उनके बीच में कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, या फिर आप बोल सकते हैं कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर डिस्कशन की ज़रूरत है, या कोई पर्टिकुलर टास्क आपको पर्टिकुलर रीजन में करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको रीजनल काउंसिल की ज़रूरत होती है। और रीजनल काउंसिल के अलावा स्पेशल इन्विटीज़ होते हैं, जो किसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और या किसी फील्ड का उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, तो ये स्पेशल इन्विटीज़ जो है वो नीति आयोग में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक कंपोजिशन होता है नीति आयोग का। तो आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं कि नीति आयोग में एक फुल टाइम या प्राइम मिनिस्टर जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, फिर फुल टाइम यहाँ पर आपको वाइस चेयरमैन और 3 फुल टाइम मेंबर मिलेंगे। एक आपको सीईओ मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा 4 एक्स ऑफिसो मेंबर्स मिलेंगे, जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर which to be nominated by the प्राइम मिनिस्टर। 2 पार्ट टाइम मेंबर होंगे, जो किसी यूनिवर्सिटी या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होंगे। क्लियर? तो ये हो गया कंपोजिशन। अगर हम बात करते हैं चेयरमैन के बारे में, तो सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। अगर हम बात करेंगे वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो श्री सुमन बेरी जो है वो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के अभी प्रेजेंट में। इसके बाद होते हैं सीईओ। तो पहले सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे। और अभी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीईओ अपॉइंट किया गया है परमेश्वरम अय्यर को। तो अभी प्रेजेंट में द वाटरमैन ऑफ नीति आयोग, क्योंकि भारत का या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब एक प्रोग्राम था स्वच्छ भारत मिशन, तो उसमें लीड के रूप में काम कर रहे थे परमेश्वरन अय्यर, और इन्हें नीति आयोग का सीईओ अपॉइंट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं 3, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि वाइस चेयरमैन और 3 पर्सन जो है, मतलब टोटल 4 फुल टाइम मेंबर हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, जो कि चांसलर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, वो एक मेंबर है नीति आयोग के। प्रोफेसर रमेश चंद्र, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये भी मेंबर है नीति आयोग के। और डॉक्टर विनोद के पॉल, ये भी एक साइंटिस्ट है, साथ ही साथ हेल्थ फील्ड से इनका एसोसिएशन रहा है। तो विनोद के पॉल डॉक्टर जो है वो भी नीति आयोग के मेंबर है। तो इस तरीके से आपको इतने लोगों के नाम बस याद रखने हैं, बाकी और नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोला जा रहा है कि नीति आयोग का फॉर्मेशन 25 जनवरी 2016 को हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। तीसरा स्टेटमेंट है फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चौथा स्टेटमेंट है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पॉलिसी मेकर है। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो केवल और केवल स्टेटमेंट नंबर डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि नीति आयोग का फॉर्मेशन 2016 में नहीं 2015 में हुआ था। नीति आयोग जो है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है नीति आयोग अगर आप कंसिडर करेंगे। ना ही इसका संविधान में उल्लेख है, ना किसी एक्ट के जरिए इसको बनाया गया है, और ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर भी काम नहीं करती है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ना कि ऑफ है। हाँ, और नीति आयोग बिल्कुल थिंक टैंक की तरह काम करती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का फॉर्मेशन प्लानिंग कमीशन के रिप्लेसमेंट पे किया गया था। When was the नीति आयोग सेट अप, तो 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट नीति आयोग। पहला है नीति आयोग का एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, और यहाँ पर 8 फुल टाइम मेंबर होते हैं नीति आयोग में। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखा होगा, इंडेक्स या अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात की होगी आपने, ये सब इनिशिएटिव जो है वो नीति आयोग के ही हैं, और नीति आयोग का ही एजेंडा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। बिल्कुल नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन फुल टाइम मेंबर 8 नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है इनमें से कौन गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के मेंबर है। तो जैसे कि गवर्निंग काउंसिल में सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। जिन यूटी में विधानसभाएं हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं दिल्ली में हो गई या फिर पुडुचेरी में हो गई, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी शामिल होते हैं। और हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होते हैं। तो सभी स्टेटमेंट आप उस हिसाब से देखेंगे तो ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे सभी लोग गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के मेंबर हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जब आपका 5 ईयर प्लान बना था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया पंचवर्षीय योजना थी, तो उसके लिए इनको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर्ली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बनाया गया था। इनमें बोला गया है कि कौन यहाँ पर मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन शामिल है। प्राइम मिनिस्टर, द चेयरमैन फिनेंस कमीशन, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे शामिल होते हैं, मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट शामिल होते हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शामिल होते हैं। मतलब पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक एपेक्स बॉडी थी फॉर डिसीजन मेकिंग, और जिसके प्रेसिडेंट खुद प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को 6 अगस्त 1952 में सेटअप किया गया था। अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन थे, सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इसमें शामिल थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज में शामिल थे, और मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन इसमें शामिल थे। ये इसका कंपोजिशन था। लेकिन 1967 में थोड़े से अमेंडमेंट हुए और फिर कंपोजिशन को थोड़ा सा चेंज किया गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, जिसमें पहली बार रिफॉर्म 1967 में इसके कमीशन में किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल थे। अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है तो उन्हें भी इंक्लूड किया गया था। सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेलवे, फूड एंड एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, पावर, लेबर, एम्प्लॉयमेंट और रिहेबिलिटेशन, ये सभी लोग शामिल थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी यहाँ पे शामिल थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग में कौन कौन इंक्लूड है, या नीति आयोग का क्या हब है, या किस तरीके से काम करता है। तो नीति आयोग में हम बात करते हैं एक टीम इंडिया हब है, जो कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में इंटरफेस करने का काम करता है।
कोई स्कीम है कैसे एग्जीक्यूट करनी है, या फिर कोई स्कीम है कि किस राज्य में उस स्कीम की रिक्वायरमेंट है, तो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेट या इंटरफेस करने का काम टीम इंडिया हब करता है। इसके अलावा दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो कि एक थिंक टैंक की तरह काम कर रहा है, जो कि प्लानिंग करने का काम करता है। अच्छा, नीति आयोग को जब बनाया गया था तो 3 डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया गया था। 3 डॉक्यूमेंट में एक था 3 ईयर एक्शन एजेंडा, अगला है 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटजी पेपर, और 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग हब में इंक्लूडेड है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली अबाउट नीति आयोग, इनमें से कौन सा प्रॉपरली मैच नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। नीति आयोग का हेड ऑफिस दिल्ली में है, नीति आयोग के चेयरमैन नरेंद्र मोदी है, पेरेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नीति आयोग ने रिप्लेस किया है नेशनल डेवलपमेंट कमीशन को। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है वो आप हमको कमेंट में बताएंगे। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर हैं जैसे यूपीएससी वगैरह के पेपर हैं उनको कंडक्ट कराने का काम ये करती है। पहली बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप 1 अक्टूबर 1926 में किया गया था। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। लेकिन ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को और जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पाई थी, तो इसके बाद एक फेडरल स्ट्रक्चर आया जिसे हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया। ठीक है, तो पहली बार कब किया गया? 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन बना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया। और फिर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बन गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था विच इज आर्टिकल नंबर 312 एंड 315, उनके अंतर्गत आपने पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया। तो आप कह सकते हैं कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका जिक्र किसी न किसी संविधान के अनुच्छेद में है। जब यूपीएससी कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को, तो पहले जो चेयरमैन बने थे यूपीएससी के वो सर रॉस बार्कर थे। तो सर रॉस बार्कर जो है वो पहले यूपीएससी के चेयरमैन थे 1926 से 1932 तक। अगर हम पहले यूपीएससी के चेयरमैन की बात करते हैं तो रोज मिलियन बैथ्यू थी। रोज मिलियन बैथ्यू फर्स्ट फीमेल यूपीएससी के चेयरमैन है। और अगर हम प्रेजेंट चेयरमैन की बात करते हैं तो मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन तीनों पर्सन्स के नाम आपको माइंड में रखने हैं। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को सिलेक्ट करने का काम कौन करता है? तो अपॉइंट करने का काम चेयरमैन और मेंबर को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाता कि चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन अपॉइंट करता है, तब आपको गवर्नर आंसर करना है। तो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, वहीं सेंट्रल की या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं जिससे एमसीक्यू करने में आपको मदद मिले। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 14 देखते हैं जिसमें आपको आर्टिकल 315 से 323, 315 से 323 आप देखेंगे तो यहाँ पर यूपीएससी के बारे में आपको मिलेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या नई आपको सेवाएं जनरेट करनी है तो उसके लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो राज्यसभा को दिए गए हैं, वो आर्टिकल 312 है जिसे आप अभी साइड में रखेंगे। 315 से लेकर 323 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी आपको पार्ट नंबर 14 आर्टिकल 315 से 323 में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चाहे स्टेट की इंफॉर्मेशन हो या सेंटर की इंफॉर्मेशन हो, दोनों की इंफॉर्मेशन आपको पार्ट 14 आर्टिकल 315 से 323 में मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि आर्टिकल 315 कहता है कि केंद्र में मतलब सेंट्रल में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और राज्यों में भी क्या होंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया जाएगा। सेटअप करने के लिए आपको वहां पे मेंबर और चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करना होगा। तो 316 जो आर्टिकल है वहां पर मेंबर के अपॉइंटमेंट और टर्म्स की बात की गई है यूपीएससी साथ ही साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। फिर आपने अपॉइंट किया है तो इनको हटाने की भी प्रक्रिया होगी। तो रिमूवल की जो प्रोसेस है वो 317 आर्टिकल 317 में मेंशन है। फिर अगर बात करते पावर, इनको रेगुलेट करने के लिए, कंडीशन करने बनाने के लिए जो पावर है वो 318 में मेंशन है। ठीक है,
फिर 320 में स्टेट द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन मेंशन है। 321 में अगर इनके पावर को एक्सटेंड करना है पब्लिक सर्विस कमीशन के तो वो बात मेंशन है। अब इनके क्या खर्चे होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो आर्टिकल 322 में मेंशन है। और आर्टिकल 323 में रिपोर्ट, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देती है, वहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को देता है। तो रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आर्टिकल 323 में आपको मेंशन होते हुए मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें। तो उसी पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, इनमें से कौन पूरी तरीके से मैच नहीं है। आर्टिकल 315 फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 316 इसमें अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करता है, बिल्कुल सही है। 320 में फंक्शन की बात करते हैं कि इनके काम क्या होंगे, कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के काम क्या क्या हैं, वो बात आर्टिकल 320 में मेंशन है। और जबकि 322 में बोला गया है यहाँ पे डिसमिसल ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जबकि 322 में आपने अभी देखा एक्सपेंसेस की चर्चा की गई है, एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 322 में है। तो इस तरीके से मैच द कॉलम में बन सकता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें ऐसा लिखते हैं कि 9 से लेकर 11 तक मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि कहीं भी चर्चा नहीं की गई है कि कितने मेंबर होंगे। ये सब प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कितने मेंबर को अपॉइंट करना है। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति करने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका जो टेन्योर है वो 6 साल या फिर 65 ईयर्स होता है, 6 ईयर या 65 ईयर्स होता है, जो भी पहले हो जाए। लेकिन याद रखना है कि अपनी पोजीशन पे रीअपॉइंट नहीं हो सकते। जैसे कि मनोज सोनी जी यूपीएससी के चेयरमैन हैं, तो वो वापस से दोबारा यूपीएससी के चेयरमैन नहीं बन सकते हैं, और कोई भी मेंबर है वो अपनी पोजीशन पे दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता। साथ ही साथ ये लोग किसी पब्लिक सर्विस मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हैं, ये बात यहाँ पे मेंशन है। अगर रेजिग्नेशन की बात करते तो अपना इस्तीफा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन अपना इस्तीफा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। क्लियर है। अगली बात करते हैं इनके रिमूवल के बारे में। तो रिमूवल, अब इनको हटाए जाने की प्रक्रिया, तो या तो जो चेयरमैन है यूपीएससी के और या फिर मेंबर है वो किसी और दूसरे काम में लगे हुए जहां से उनको तनख्वाह आती हो, जहां से इनको इनकम आती हो, इस बेसिस पे इनको हटाया जा सकता है। अनसाउंड माइंड, पागल हो गए हो, बैंक करप्ट हो गए हो, दिवालिया हो गए हो, तो उस केस में इन्हें हटाया जा सकता है। मिसबिहेवियर के अकॉर्डिंग इन्हें हटाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट को लगे कि वो अनफिट हैं अपने काम को करने के लिए, उनकी बॉडी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इल है, तबीयत खराब है लंबे समय से, तो इन सारे बेसिस पे जो है इन्हें हटाया जा सकता है। तो हटाने का ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देगा। चेयरमैन और दूसरे मेंबर जो यूपीएससी के, उन्हें हटाने के लिए जो ऑर्डर दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन आपने जब मिसबिहेव का आपने चार्जेस लगाए हैं चेयरमैन पे या फिर मेंबर ऑफ यूपीएससी पे, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, और उस रिपोर्ट को रेफरेंस मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस मानते हुए प्रेसिडेंट हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस होगा, अगर हटाने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने तो हटाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने हटाने मना किया है तो नहीं हटाया जाएगा। मतलब ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, ये उसके लिए बाध्यकारी होगा, मतलब उसे वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा बस अंतर है। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यहाँ पर गवर्नर ऑफ द स्टेट इन्हें अपॉइंट करेंगे। तो जो चेयरमैन होंगे और मेंबर होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनकी नियुक्ति गवर्नर करेगा। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर और 62 ईयर्स होता है, जो भी पहले हो जाए। वहाँ पर 6 साल और 65 साल था, यहाँ पे 6 साल और 62 साल है। अब यहाँ पे जो बच्चा कंफ्यूज होता है, इन्हें नियुक्त किसने किया? गवर्नर ने किया। लेकिन इनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। इस बात को याद रखना है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करने का अधिकार तो गवर्नर को होता है, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। ठीक है। फिर अगली बात, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है इनका, और रेजिग्नेशन किसे देंगे? ये गवर्नर को देंगे। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंशिएट होना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर का टेन्योर 5 साल का होता है। ये अपने ऑफिस पर 62 साल तक रहते हैं।
आर्टिकल 315 से 323 में पार्ट नंबर 14 में आपको यूपीएससी से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिलेंगे। तो केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यूपीएससी के जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं इनका टेन्योर 6 साल और 65 साल होता है, जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं उनका टेन्योर 62 साल और 5 साल 62 साल और 6 साल होता है। ठीक है, 6 ईयर 62 ईयर, यहाँ पे 6 ईयर और 65 ईयर। नेक्स्ट है, हाउ कैन द मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट। बैंक करप्ट हो जाए, मिसबिहेव हो जाए, अनफिट डिक्लेयर हो जाए, तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इन सारे पैरामीटर पे हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली बात लिखी है कि चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अपनी एनुअल रिपोर्ट किसे सबमिट करेगा, तो किसे सबमिट करेगा, राष्ट्रपति को सबमिट करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अपनी रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इनके सर्विसेज के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति यूपीएससी का चेयरमैन है तो वो चेयरमैन की पोजीशन पर रीअपॉइंट नहीं होगा, और चेयरमैन की पोजीशन से जब उसका टेन्योर खत्म होता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत किसी भी सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। अगर हम चेयरमैन की बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो जो चेयरमैन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का वो एलिजिबल है कि वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं करेगा, मतलब उसमें वो रोजगार नहीं प्राप्त करेगा। अगर हम यूपीएससी के मेंबर की बात करते हैं तो यूपीएससी के मेंबर वापस यूपीएससी के मेंबर तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ यूपीएससी के मेंबर यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। अगर हम दूसरे मेंबर की बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर है वो किसी दूसरे राज्य के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या फिर चेयरमैन बन सकते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के भी चेयरमैन या फिर मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन है इनकी सैलरी और पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो भारत सरकार का जो संचित निधि है, जैसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि आर्टिकल आप लोग बताएंगे क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने बताया है किस आर्टिकल में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है। तो संचित निधि, भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, वहां से सैलरी चेयरमैन और मेंबर को दी जाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। अगर वहीं पे अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो हर एक राज्य का भी अपना एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, वहां से उन्हें सैलरी और पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द यूपीएससी। पहला है, एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो अभी मैंने बोला कि बाइंडिंग होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला है तो प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा चेयरमैन को यूपीएससी के, तो बिल्कुल बाइंडिंग नेचर होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो कतई गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ यूपीएससी मेंबर ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर एंड इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट इज मस्ट। बिल्कुल सही बात है, मिसबिहेवियर के आधार पे अगर आप चेयरमैन को हटा रहे हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी लगती है, तो केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप वो लिस्ट देख सकते हैं जो प्रेजेंट में मेंबर हैं और चेयरमैन हैं यूपीएससी के। तो मेंबर से तो क्वेश्चन आता नहीं है, चेयरमैन ही पूछा जाता है, जो कि मनोज सोनी जी हैं। इनका टेन्योर आप देखेंगे 27 जून 2023 तक रहेगा और अभी 5 अप्रैल 2022 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अब बात करते हैं ज्वाइंट स्टेट कमीशन के बारे में। अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य चाहते हैं कि वो एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए जो दोनों राज्यों के लिए पेपर कंडक्ट कराने का काम करे, तो बिल्कुल ऐसा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 315 में है। 2 या 2 से ज़्यादा राज्य मिलकर अगर वो एग्री हैं तो एक पब्लिक सर्विस कमीशन को बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस बिल को दोनों राज्यों, जिन राज्यों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइंट बनाना है, उन राज्यों के लेजिस्लेचर मतलब विधानसभाओं से पास होना चाहिए। साथ ही जो ज्वाइंट स्टेट कमीशन होगा, इसके लिए जो रूल्स बनेंगे, रेगुलेशंस बनेंगे, लॉ बनेंगे, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। क्लियर है। अब इनकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 316 में मेंशन है कि ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे और मेंबर होंगे उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, ना कि उन राज्यों के गवर्नर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करेंगे और इनका टेन्योर जो है वो 6 ईयर एंड 62 ईयर्स होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ज्वाइंट स्टेट जो कमीशन होता है उनमें जो मेंबर और चेयरमैन होते हैं उनका टेन्योर 6 साल 62 साल होता है और इनकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ठीक है,
अगली बात करते हैं इनके रेजिग्नेशन के बारे में। ये अपना रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को देंगे आर्टिकल 317 का यूज़ करते हुए। अगर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने की बात करते हैं तो ये अपनी रिपोर्ट उन दोनों राज्यों के गवर्नर्स को देंगे जिन दोनों राज्यों के बीच में इस ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया है। ये बात आर्टिकल 323 से हमको मिलती है। क्लियर? तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें जो ज्वाइंट पब्लिक कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। तो 3 बातें आपको याद रखनी है। एक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एक है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं इसका टेन्योर 6 साल 65 साल होगा, स्टेट में 6 साल 62 साल होगा और ज्वाइंट में 6 साल 62 साल होगा। क्लियर है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, यहाँ अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे, यहाँ अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। यहाँ पर वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, यहाँ पे वो रेजिग्नेशन गवर्नर को देंगे और यहाँ पे वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। यूपीएससी के चेयरमैन को प्रेसिडेंट हटाएगा, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट हटाएंगे और यहाँ पर भी प्रेसिडेंट हटाएंगे। बात समझ में आ रही है इतनी? ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे, ये अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देंगे और ये भी अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा माइंड में याद रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा एमसीक्यू के ज़रिए। अगले टॉपिक में हम लोकायुक्त के ऊपर चर्चा करेंगे, हम अपने जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, एमसीक्यू के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।